कि साल बनकर फिर उठूंगा, जो बन पड़े तो जवाब रखना। कि साल बनकर फिर उठूंगा, जो बन पड़े तो जवाब रखना। मेरा खून बेकार न जाए, मेरे खून का हिसाब रखना, मेरे खून। इस राज्य को अलग किया हो, चाहे इस देश को अलग किया हो, जिन्होंने हंसते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, उनके लिए सम्मान। आज सम्मान हम चाह रहे हैं चुहार विद्रोह के महानायक और भारत देश के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ महतो। इतिहास के पन्नों में भारत सरकार के पास जितने भी दस्तावेज हैं, अगर उन दस्तावेजों में शहीदों की सूची को खंगाला जाए तो रघुनाथ महतो के शहादत की तिथि सन 1778 दर्शाई जाती है। क्या उससे पहले कोई भी शहादत इस भारतवर्ष में दी गई है? क्या उससे पहले कोई भी शहादत इस भारत की माटी में दी गई है? इसीलिए हम सबसे पहली मांग आज की सभा को देश उस महापुरुष का सम्मान जिसने भारतवर्ष में सबसे पहले शहादत देने का काम किया। आज समय समय पर लोग उनके जीवन का, उनके संघर्ष पर सवाल खड़े करते हैं, जो कि दुर्भाग्य का विषय है। एक शहीद जो समूचे देश का होता है, लेकिन आज लोगों की इतनी ओछी मानसिक राजनीति या मानसिकता क्या एक शहीद पर सवाल किया जाता है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। इसलिए आज के जनसभा का उद्देश्य है उन शहीदों को सम्मान देना जिन्होंने हंसते हुए राज्य के लिए, देश के लिए बलिदान दिया। दूसरा विषय है पहचान का। आज का मेरे अनुसार दूसरा विषय है पहचान का। पहचान जो लोग आज यहाँ जुटे हैं, कुर्मी मोहनी, जिनका इस राज्य के बनने में आज अगर गिनती करें तो कोल्हान से लेकर कोलांचल तक जितने भी सड़कें मिलेंगी, सड़कें चौक चौराहे मिलेंगे, हमारे पूर्वजों की मूर्तियां मिलेंगी जिन्होंने शहादत देकर इस राज्य का निर्माण किया। इसलिए आज हमारी लड़ाई हमारी पहचान के लिए है कि हमने देश को भी दिया। जब देश का सवाल हुआ, हमने देश को दिया। रघुनाथ महतो, भूली महतो, चांदू महतो, न जाने कितने लोग हुए जिन्होंने देश के लिए शहादत दिया। हमने देश को भी दिया। आज जब राज की जरूरत पड़े, हमने निर्मल, सुनील, शक्ति, सुदन के रूप में इस राज को भी दिया। लेकिन सवाल यह बनता है कि देश ने भी हमसे लिया, राज ने भी हमसे लिया, बदले में हमें दिया क्या? देश ने भी क्या दिया हमें? देश को हमने शहादत दे दी। आज देश के जब इस राज्य का निर्माण नहीं होता, जब देश का निर्माण नहीं होता, तभी इस टाटा जमशेदपुर में हजारों हजार जमीनें ली गई। क्यों? विकास की। हमने क्या नहीं दिया? अपने पूर्वों की जमीनें दी, जरूरत पर अपनी जान दी, लेकिन हमें क्या मिला? ये सबसे बड़ा प्रश्न आज हमारे सामने खड़ा होता है। आज इस राज्य की अगर बात करें, जो मानसिकता है यहाँ के लोगों की, और यहाँ इस राज्य में बैठे जो लोग हमारी पत्नी अस्पताल करते हैं, जो लोग हमारे विपक्ष की भूमिका में हैं, उन्हें उड़ीसा के लोग पसंद है, उन्हें बंगाल से, उन्हें बांग्लादेश से आए लोग, लेकिन जिनका संबंध इस देश में, इस राज्य में, इस छोटे नागपुर के पठार में धान के सृजन का विषय है, उन्हें अपना पहले बाहर जाए। इसलिए आज की लड़ाई हमारी पहचान की लड़ाई है। आज इस देश ने सबसे पहले हमसे छीना क्या? 1950 में हमारे लोगों को अनुसूचित जनजाति के जो सूचीबद्ध था वहां से बाहर किया है। आज यहाँ तमाम प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, पढ़ने वाले नौजवान पीढ़ी बैठी है। किसी ने जानने का शायद प्रयास किया होगा कि भाई उनकी शत्रुता हमसे, और भी तो लोग थे जिनको सूची से हटाया जा सकता था, छोड़ा जा सकता था, लेकिन उनकी शत्रुता हमसे क्यों? उसका एक ही उत्तर है, आप जाके देख सकते हैं, जहां चाहे इंडस्ट्रियल बैंक हो या कोयला की खदानें हो, वो जमीनें हमारी, और कोई दूसरा कारण नहीं है, और कोई दूसरा कारण नहीं है। धनबाद, बोकारो से रांची रामगढ़ या टाटा जमशेदपुर को ले लीजिए, वो मैक्सिमम जमीनें हमारी है। इसीलिए आज सूचीबद्ध से बाहर करने का सबसे बड़ा परिणाम और सबसे बड़ी साजिश ये भूखंड का हमारा मालिक
इसलिए जरूरी है ताकि आने वाली पीढ़ी हमारी सुरक्षित और संरक्षित हो सके। आज जितने भी लोग यहाँ आए हैं, भली भांति आगे वाले वर्षों में हमारे साथ क्या घटित होगा। आज यदि हम लोग अपनी लड़ाई को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर, अपनी पहचान को लेकर जागरूक नहीं होते हैं, जो पहचान हमारी 1950 में छीनी गई, उस पहचान को लेकर आज जागरूक नहीं होते हैं, तो आने वाले दिनों में इस राज्य में अगर कोई शरणार्थी बनेगा तो याद रखेगा सबसे पहले तो हमारी को। इसलिए आने वाली पीढ़ी को यह तय करना है कि जिन लोगों ने छोटा नागपुर पठार की स्थापना की थी, जिन लोगों ने छोटा नागपुर पठार में धान के सृजन में योगदान दिया था, आज वे लोग अपने अस्तित्व को बचा के रख पाते हैं, अपने अस्तित्व को संभाल के रख पाते हैं, या फिर वे लोग शरणार्थी कहेंगे कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और यदि आपको लग रहा है कि केवल ऐसा संभव नहीं है, हमारी तो संख्या लाखों में है, करोड़ों में है, तो सबसे पहला उदाहरण को हिंदी में बात करना पड़ रहा है। आपकी भाषा कहाँ? यदि आपको लग रहा है कि नहीं बाबू तुम्हारी उम्र बहुत कम है, तुम हमें डरा रहे हो, हमें क्या हो सकता है, कैसे बिजली बन जाएंगे, ये गांव हमारा पूरा कटा जमशेदपुर में ज्यादा गांव हमारे, धनबाद बोकारो उड़ीसा में हमारे लोग हैं, तो हम शरणार्थी कैसे बनेंगे, हम तो लाखों करोड़ों की संख्या में। तो सबसे पहला उदाहरण एक खुरमी को बेटा को गुरबानी में नहीं, हिंदी में बात करना पड़ रहा है आपको समझाने के लिए। कहाँ है आपकी मातृभाषा, कहाँ है आपकी मातृभाषा? इसलिए आपको समझना होगा किसी वस्तु को कि हम कैसे होंगे, कैसे हमारी पहचान छीनी है, उस पहचान के साथ साथ अपने अधिकार को हम कैसे पा सकते। हमारी बात तो पूरा पूरी आप लोग नहीं समझ रहे हैं, आप लोग राही बोलते हैं, हम लोग कुर्बानी बोलते हैं, लेकिन क्यों? इसी कारण कि लोगों ने बड़ी चालाकी के साथ, जिन लोगों ने सरकार को चलाया, चाहे दिल्ली में बैठकर, चाहे राजधानी रांची में बैठकर, उन्होंने बड़ी चालाकी के साथ हमें ही नाश करने का प्रयास किया। अब ये भी सवाल है कि भाई हमें क्यों मिले उनको, और भी तो लोग हैं इस देश में, इस राज्य में बहुत सारे लोग हैं, रिकॉर्ड तो बढ़ गया ना, बाकी लोग को डिस्टर्ब बढ़ गया, क्यों पड़ेगा? रिकॉर्ड हो रहा है, बैठते हैं 6000 7000 लोग आते हैं, तो छोटा नागपुर के पठार में दिल्ली में बैठे लोगों को हमसे दुश्मनी क्यों थी? हमने बार बार कहा आप जहां से, अगर आप धनबाद से चलिएगा कदम से कदम ना, तो उड़ीसा केवल अपनी जमीन में पार हो जाएगी। यानी कोई भी, चाहे विदेश के आदमी आए, चाहे छोटा नागपुर पठार के अलावा बाहर के लोग आए, क्या वे लोग हवा में घर बना सकते हैं? अपने योजना, परियोजना, अपनी कंपनी, अपनी फैक्ट्री, क्या वे लोग हवा में लगा सकते हैं? नहीं, उन्हें जमीन चाहिए। जमीन किसकी है? हमारी है। जमीनें किसकी है? हमारी है। इसीलिए सबसे पहले केंद्र सरकार ने, जो समय और आज भी पूंजीपतियों की सरकारें हैं, उन्होंने कहा कि हमें सुविधा कैसे होगी। यदि हम जमशेदपुर सरायकेला में कोई फैक्ट्री लगाएंगे, धनबाद बोकारो रांची में अगर जमीन का अधिग्रहण करेंगे, तो सुविधा कैसे होगी? इनके पास जमीनें ज्यादा। तो आप देख सकते हैं, विशेषकर कोयले बेल्ट में, औद्योगिक क्षेत्रों में लगभग 60-70% जमीनें हमारी थी। इसलिए 1950 में बिना किसी नोटिफिकेशन के हमें जो समय की सूची थी, प्रिमिटिव ट्राइब, हमें बड़ी साजिश, चालाकी, षड्यंत्र के तहत बाहर कर दिया। आज भी हमारे पढ़ने वाले नौजवानों को, हमारे माता बहनों को, हमारे समाज के मैक्सिमम लोगों को जानकारी तक नहीं कि हमारे साथ ये साजिश क्यों रची गई। इसलिए आज एक जन चेतना की आवश्यकता है, जो चेतना धीरे धीरे जागरूक हो रही है हम सभी के बीच। आज हम सबों के बीच एकजुटता की आवश्यकता है, जो एकजुटता हम देख पा रहे हैं, इस एकजुटता को आखिरी मुकाम तक जब तक हमारी पहचान और सम्मान न मिल जाए, इसे कायम रखना। क्योंकि इस बात को मानना होगा, हम लोग बहुत ही सरल लोग थे, भोले भाले लोग, खेती के माध्यम से धान लगाकर अपना जीवन यापन करने वाले लोग, बहुत सरल लोग थे। हमने लोगों की चालाकी को कभी समझा नहीं।
उसी चालाकी का परिणाम कि हम लोग हास्य में हैं। आप बारीकी से मैं कुछ बिंदुओं को समझा रहा हूं और बिंदुओं से आपको आभास होगा कि किस प्रकार हमें मैनेज करने का प्रयास किया है। सबसे पहले बात करते हैं इतिहास की। यहाँ सभी पढ़े लिखे नौजवान हैं, पढ़ी लिखी माताएं आई हैं, सबको जानकारी है। हम जैसे ही इतिहास पढ़ते हैं हमारे सामने 76 आते हैं पाषाण काल, उसको 3 भागों में बांटा जाता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। जैसे ही पाषाण काल खत्म होता है ताम्र पाषाण में आते हैं, कांस्य युग में आते हैं, मोहनजोदड़ो हड़प्पा में आते हैं, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में आते हैं, महाजनपद काल होते हुए, गुप्त वंश होते हुए हम लोग मुगल को पार करते हुए अंग्रेजों के काल तक आते हैं ना। ये तो इतिहास पढ़ा हमने, लेकिन बताइए कहीं राण काल का जिक्र है, कहीं राण सिविलाइजेशन का जिक्र है? किसी इतिहास के पढ़ने में एक भी व्यक्ति में खड़ा होकर बता दीजिए। तो यदि राण सिविलाइजेशन का कहीं जिक्र नहीं है तो क्या हमारे दादा परदादा जो हमको बताते थे हमें राम लोग लागिए, क्या ये गलत है? इसका मतलब हमारे पुरखे बताते थे, जो अनपढ़ थे, जिनके स्कूल कॉलेज से मतलब नहीं, वे लोग हमको बताते थे कि हमारी राम लोग लागिए। तो भाई राण सिविलाइजेशन होना चाहिए, राण सभ्यता होना चाहिए, राज होना चाहिए। जैसे पाषाण काल है, नव पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, बुद्ध काल है, जैन काल है, मुगल काल है, महाजनपद काल है, राण काल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कहाँ है? किसी इतिहास के पढ़ने में राण सिविलाइजेशन का जिक्र है? यानी सबसे पहले चालाक लोगों ने क्या किया? हमारी सभ्यता को इतिहास में कहीं स्थान नहीं। अब ये मत पूछिए कि इतिहास लिखने वाले सब बहुत बड़े महापंडित थे, उनसे भूल नहीं हो सकती है, उनसे भारी भूल हुई है, और उन्होंने बिल्कुल चाटुकारिता में और द्वेष में घृणापूर्वक इतिहास को लिखा है। मैं नाम न लेकर वो उदाहरण देना चाहूंगा, क्योंकि मैंने इतिहास की बात कही है और मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं कि लोगों ने इतिहासकारों से भूल कैसे नहीं हो सकती है। क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं, बोलेंगे वे इतने बड़े इतिहासकार थे, उनसे कैसे भूल होगी? हो सके हम ही लोग गलत है, राण सिविलाइजेशन नहीं था। तो मैं बताता हूं इतिहासकारों से कैसे भूल। राजा का नाम आता है, कहा जाता है कि उस राजा ने, मैं नाम इसलिए ले लूंगा क्योंकि लोग जाति धर्म से जोड़ देंगे, उसके बारे में कहा जाता है कि उस राजा ने भारत पे जब आक्रमण किया था तो तोप के गोले से आक्रमण किया, तोप के साथ। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, इतिहासकार भूल कैसे नहीं कर सकते हैं, इतिहासकार धोखा कैसे नहीं कर सकते हैं, इतिहासकार बेईमानी कैसे नहीं कर सकते हैं। उन्होंने क्या बताया कि 1500 के पीरियड में भारत के राजा या विदेशी, उसने गोला के साथ तोप होता है, उसके साथ भारत में आक्रमण किया। फिर वही इतिहासकार बताता है 30 साल बाद उसका नाती ने तलवार से बोला। क्या समझे पढ़े लिखे लोग? दुनिया में बनाया है या नहीं? पहले लड़के बनाया है? सिंपल सा बात है, पहले तलवार आया होगा फिर तोप आया होगा। इतिहास क्या कह रहा है? दादाजी को तोप से बना रहा है और नाती को तलवार से बना रहा है। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि इसमें धर्म और जाति की बात आ जाए। 1500 का पीरियड है, आप चेक कर लें। बोल रही है इतिहासकारों से राण सिविलाइजेशन को इसी प्रकार खत्म कर दिया गया है। इसलिए नई पीढ़ी उन्हें गर्व करना होगा, उन्हें अपने इतिहास से जानकारी एकत्रित करनी होगी और उन्हें गर्व करना होगा। हमारे पास जानकारी का अभाव है, आज जानकारी का अभाव है, इसलिए आज हम कभी पश्चिमी सभ्यता को, कभी भारत देश की अन्य सभ्यता को हम अपने घरों में स्थापित करते हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण जानकारी और शिक्षा का सबसे बड़ा उदाहरण इधर कहां खोजते हैं? हम आपके बीच में यहाँ इस मंच में हमारे परम आदरणीय कई पूर्व सांसद बैठे हैं, पूर्व मंत्री बैठे हैं, पूर्व विधायक बैठे हैं, सभी टिकट बैठे हैं। हम आपको एक उनसे आयु में आधा है, लेकिन अपने शिक्षा के दम पर स्टेज पे। इसलिए जितने भी नौजवान, क्योंकि मैं नौजवान हूं, तो मैं आने वाली पीढ़ी को संदेश कि आपको अपना इतिहास को समझना होगा,
साजिश के तहत हमें लिटाया गया। इतिहास तो बार बार समझ गए होंगे कि किस प्रकार इतिहास ने छल कपट किया है। अब बात करते हैं भूगोल। इतिहास के बाद एक चैप्टर भूगोल क्या होता है ना, ज्योग्राफी। भूगोल यानी जमीन का टुकड़ा। बात करते हैं छोटा नाम को झारखंड की बात करते हैं। आज चूंकि अभिभावक स्वरूप हमारे अजीत प्रसाद महतो जी भी आए हैं, तो इसीलिए मैं उदाहरण सामने रख रहा हूं भूगोल का कि हमारी जो मांग थी इतिहास को आपने देखा कि किस प्रकार इतिहास को मिटाया। आप लोग समझ रहे बताएं मायरा मोसिया काके रखना बच्चेना कि किस प्रकार इतिहास में हमारे गौरवशाली इतिहास को लोगों ने किताब में रखा ही नहीं, तो हमारे बच्चे कैसे पढ़े। आप जो टीवी में देखते हैं सिनेमा में वो कहां से आता है, उन्हीं किताब में लिखी बातों को दिखाया जाता है। जो भी आप फिल्म में देखते हैं, टीवी सीरियल में देखते हैं, तो किताब में इतिहास में लिखी बातें हैं। तो हमारा इतिहास किसी ने लिखा ही नहीं तो कैसे दिखाया जाएगा। हमारा इतिहास हमारे लोगों के बीच है जिनका बाल बंगा है, जो लोग 80, 85, 100 साल पार कर चुके हैं, उनके पास हमारा इतिहास है। हमारे इतिहास को उनसे अब बात करते हैं भगवान की ज्योग्राफी। झारखंड झारखंड निर्माण की बात चल रही थी, क्या हमें बृहद झारखंड मिला है? क्या हमने यही झारखंड मांगा था? क्या यही झारखंड मांगा था? एक आदिवासी राज्य के रूप में हमने तो बृहद झारखंड मांगा था। उस झारखंड में पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर, पुरुलिया, झारखंड इत्यादि जिला शामिल था। उड़ीसा का मयूरभंज, क्योंझार, सुंदरगढ़ और एक जिला है वो भी शामिल था। यानी आपका पूरा जिला भी नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? ना पूरा अगर राज मिलता जहां तक आपकी मांग थी, यानी यदि हम बंगाल का हिस्सा मांग रहे थे, हम यदि उड़ीसा का हिस्सा मांग रहे थे, इसका मतलब वे लोग हमारे थे। इसका मतलब वे लोग हमारे थे। वे लोग यदि हमारे थे और यदि हमारे इसी राज्य में वे लोग आ जाते तो हमारी शक्ति दुगनी रहती कि नहीं रहती। उन्हें आगे परिचय थोड़ी देना पड़ता कि हम उड़ीसा से आए हैं, हम पश्चिम बंगाल से आए, हम झारखंड से आए हैं। एक ही परिचय होता, हम ग्रेटर झारखंड में थे। आपके भूगोल को डैमेज किया गया, इतिहास को डैमेज किया गया, भूगोल को डैमेज किया गया। पॉलिटिक्स की तो बात ही मत कीजिए, वो आप लोग समझते हैं। इकोनॉमी की बात